आप यकीन मानो, मैं बोर्ड ऑफिस पे खड़ा हुआ था गाड़ी के अंदर, एक अंकल आए बाइक पे ऊपर नॉक किया उन्होंने। मैंने कहा जी, कह रहे हैं बेटा मैंने आपको आवाज़ दी, आपको बुरा तो नहीं लगा? मैंने कहा अंकल मुझे तो आवाज़ ही नहीं आई आपकी, आपने नॉक किया था। बेटा मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत है। लेकिन बात ये है कि आप अपने राइट्स के लिए खुद कब खड़े होगे? आप नेशन की तो बात कर ले तो अवाम रोड पे आके खड़ी हो जाती है कि हाँ यार हमारे साथ ज्यादती हुई है, करप्शन को पकड़ा जाए, इन सारी चीज़ों को पकड़ा जाए। बात ये है कि यार आप अपने राइट्स के लिए खुद लड़ो ना। आप क्यों किसी को बोल रहे हो? मेरे अगर घर में मसला है या मेरे घर के आगे बाइक खड़ी हुई है या किसी की गाड़ी खड़ी हुई है, कोई पार करके चला गया, तो मैं सामने वाले का गेट बजा के बोलूंगा ना यार मुझे जाने आने में मसला हो रहा है, आप गाड़ी थोड़ी सी पीछे कर लें। तो यही अगर आपके इलाके में गटर का पानी खड़ा हुआ है तो आप क्यों शलवारें ऊपर करके जा रहे हो भाई? आप जाके यूसी में एप्लीकेशन कंप्लेन क्यों नहीं करते? चेयरमैन को जाके पकड़ो, बोलो भाई अस्सलाम वालेकुम जी, माई सेल्फ सुहेब अहमद और एक और बेहतरीन से एपिसोड के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो मैंने गेस्ट बुलाए हैं वो एक जवान लड़का पब्लिक की दुआएं लेने निकला हुआ है। अब मैं जिक्र करता चलूं कि ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल नेशन ऑफ पाकिस्तान से असद अहमद खान जो कि एडमिन इंचार्ज हैं वहाँ के, हमारे साथ मौजूद हैं फ्रेम में। असद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। आप सुनाएं, अल्लाह का शुक्र, मालिक का बड़ा एहसान है, दुआ चाहिए। कैसा चल रहा है काम? माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है, ऑन द गो है। ऑन द गो है। अच्छा असद भाई, थोड़ा सा अपने बारे में ज़रूर पब्लिक को स्टार्ट में आप बताएं कि आपकी जो सिविल सोसाइटी है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मकसद है, किस लिए बनाई? बेसिकली देखें, ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड है। बेसिकली हमारा काम यह है कि लोगों के लीगल राइट्स के ऊपर काम करना। ओके। चैरिटी और दीगर शोबे जात के ऊपर तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सी फाउंडेशंस, बहुत से चैरिटेबल ट्रस्ट काम कर रहे हैं। हम बेसिकली उन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं जहाँ पे लोग ये समझते हैं कि वो एक बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड नेशन है, उनको जस्टिस नहीं मिल रहा, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। ओके, मतलब अगर मैं इस बात को आसान करता चलूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों के जो बेकसूर किसी केस में अंदर हैं, या किसी की अगर किसी पुलिस स्टेशन में सुनवाई नहीं होती है या किसी इदारे में, गवर्नमेंट इदारे में सुनवाई नहीं होती है, तो आप लोग उनकी आवाज़ उस इदारे तक पहुंचाने में मिडिल मैन का किरदार अदा करते हैं। डेफिनेटली देखें, एज वॉलंटियर हम इन चीज़ों के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं। और सिर्फ मैं नहीं, हमारे साथ जो है सैकड़ों ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो बेलॉस लोगों के मसले मसाइलों को देख रहे होते हैं, किसी एक इलाके के इश्यूज को नहीं रिजॉल्व करते हैं। हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस डेली की बुनियाद पे आ रही होती हैं, उन चीज़ों को हम स्क्रूटनी कर रहे होते हैं। बहुत सी ऐसी भी एप्लीकेशंस होती हैं जो फेक होती हैं, हमें अपनी इंक्वायरी भी करनी पड़ती है, और बहुत सी ऐसी होती हैं जो माफियाज के अगेंस्ट होती हैं। तो उन चीज़ों को हम लेके चल रहे होते हैं और उसमें बड़ी हर्डल्स भी आती हैं वॉलंटियर्स के साथ। और डेफिनेटली आपको पता है पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। बिल्कुल। तो उन रिसोर्सेज को मैनेज करके इन सारी चीज़ों के ऊपर लेके चलना। देखें, चैरिटी तो बहुत सी जगहों पे हो रही है। कराची की यूथ के पास भी पोटेंशियल है। किसी यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप अगर कहीं निकलता है चैरिटी करने के लिए, बहुत अच्छी फंडिंग लेकर आता है। बिल्कुल। लेकिन जब आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात करते हैं तो लोग नहीं करते। आप किसी लॉयर को बोल दो ना यार हमारे केस को जरा देख लें, तो वो बोलता है भाईजान खर्चा है, इतने लाख रुपए रखो, इतनी तो बेटियां। ये चीजें हैं, इन चीजों को देखें लोग डिस्कस नहीं कर पाते। डेफिनेटली जाना आना, कोर्ट जाना, इधर जाना, हमें पता है हम किस तरीके से डील कर रहे हैं। सर ये इंतहाई मुश्किल काम है और मैं इसी से जोड़ के एक अगला सवाल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। वो ये है असद भाई, आप एक इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो कोई इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता है जो काम आप कर रहे हैं। यकीनन बल्क की सूरत में, लोगों के एक झुरमट की सूरत में आपने इदारा बनाया है। अब वो इदारा इस सब पे वर्किंग कर रहा है, तो वो इदारा इतना मजबूत कैसे है कि उसकी सुनवाइयां हो जाती हैं और वो आसानी लोगों के मसाइल को हल करवा देता है? ये बड़ी अच्छी बात की आपने। असल में देखें बात यह है कि ये इदारा मैंने नहीं बनाया, बेसिकली हमारे चेयरमैन साहब ने बनाया, चेयरमैन अनवर अहमद खान साहब। उनका विजन ये था कि जो पॉलिटिकल पॉकेट्स से लोग सताए हुए लोग हैं उनके मसले मसाइल हल हो सकें। देखें पहले क्या होता था, पहले का दौर बड़ा चेंज था। तो पहले कोई भी बंदा, अबे तू जानता है मैं कहां से हूँ तो मसले हल हो जाते थे। बंदा बोलता था नहीं यार कहीं ना कहीं से। आज ये हालात नहीं है।
आज हर बंदा बदमाश है, हर बंदा कहता है मैं और ये ये हूँ। दूसरी चीज ये कि आपके पास टूल्स मौजूद हैं, सोशल मीडिया टूल आपके पास सबसे बड़ी टूल है। बिल्कुल। एक सेकंड में किसी की भी वीडियो वायरल होती है और डेफिनेटली आईजी डीआईजी सब लोग इस चीजों के ऊपर एक्शन लेते हैं, नोटिस होता है और बिल्कुल बाकायदा लीगल प्रोसीडिंग होती है। फिर हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन फ्रंट पे आ जाती है, उनकी एप्लीकेशन ले लेती हैं और उनके मसले हल हो जाते हैं। तो अब इन चीजों को यूटिलाइज करना बहुत मुश्किल हो गया है, लीगैलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और इन चीजों को अगर आपको हल करना है और इन सारी चीजों को लेके चलना है तो डेफिनेटली लीगल हाउन होनी चाहिए। बिल्कुल। अब हमारी यूथ के पास 70% अगर आप कराची के अंदर ले लें तो उनके पास लीगल हाउन नहीं है। सर ओवरऑल पाकिस्तान में नहीं है, नहीं है। सिर्फ कराची की बात नहीं है, आप ओवरऑल पाकिस्तान में देखें तो हमारा यंगस्टर देखें, अब यंगस्टर्स की तरफ बात जा रही है, हम इनके भी मसाइल को भी डिस्कस करते हैं मजीद आगे। लेकिन कानून का हर एक शहरी को पता होना इंतहाई ज़रूरी है। इससे फिर आप किसी पुलिस वाले को ब्लेम नहीं कर सकते, इससे फिर कोई पुलिस वाला आप पे जुल्म नहीं कर सकता, इससे फिर आप कहीं पुलिस का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकते। और आपकी पिछली बात से एक बात अगर करूं तो आजकल के दौर में मसला जो सोशल प्लेटफॉर्म्स की बात हुई कि आपने कहा सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है कि हमारी बात इदारों तक पहुंच जाती है। अगर कोई बेकसूर किसी सजा में बेचारा फंस गया है तो सोशल मीडिया के थ्रू जब आवाज़ें पहुंचती हैं आगे इदारों में, आईजी साहब तक या बड़े मिनिस्टरों तक या इदारों में ऊपर लेवल तक बात पहुंचती है, तो वो सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू बात आसानी से पहुंच जाती है। तो ये कहना भी तो गलत होगा ना फिर, अगर जब हम लोग इदारों को ब्लेम करते हैं, अपनी ही पुलिस को ब्लेम करते हैं, उसके अंदर अगर हम देखें तो ये बात किसी हद तक सही नहीं है क्या कि हम ये कहें कि भाई हमारा तो मसला आगे तक पहुंचा ही नहीं ना, नीचे 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 से ही मसला हमारा पीछे आ जाता है, आगे फाइल हमारी पहुंचती नहीं है। अब जब सोशल मीडिया के थ्रू अब हमारी कोई भी बात आईजी साहब तक या किसी भी इदारे के बड़े आदमी तक पहुंच जाती है, मसला चुटकियों में हल हो जाता है। तो कहीं इसके अंदर पीछे वाले लोगों की मिस्टेक तो नहीं है या उनकी अपनी कोई ऐसी। देखिए इदारों के अंदर जो है ना कुछ लूप होल्स हैं। हम्म। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी इदारा जो है वो 100% एक्यूरेसी से काम कर रहा है। एप्लीकेशन बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई एप्लीकेशन जो है वो किसी अथॉरिटी के पास लगाता है और उसके अंडर में 10 अथॉरिटीज हैं, फिर उसने जो है उस एप्लीकेशन को ऑपरेशनल होना है। फॉर एग्जांपल आपने डीआईजी साहब के पास एक एप्लीकेशन लगा दी या आईजी साहब के पास एप्लीकेशन लगा दी, उसको थाने आने आने तक 1 महीना लग जाएगा। ओए 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 ओए। और वही अगर, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, वही अगर मैंने एक वीडियो क्लिप बना के आईजी साहब को दरखास्त डाल दी है तो वो ऐसे पहुंच जाएगी। तो सर उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि आपकी डेली 100 एप्लीकेशन लग रही है, वीडियो एक वायरल हो रही है। ओके। तो एक्यूरेसी किस में आएगी? वीडियो में आएगी। देखिए भाई इसके ऊपर तो व्यूअर्स आ रहे हैं, 10 मामला हो रहे हैं, आप इसके ऊपर फौरी फौरी एक्शन लें। फिर डेफिनेटली फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने फेम के चक्कर में आगे आ जाते हैं, जी हम मसला हल कराते हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन देखें कभी भी किसी का मसला हल करा के जो है कोई वीडियो नहीं बनाती विक्टिम के साथ। हकीकतन मैं इसी से अगली बात यकीनन अब देखा आपने पहले ही वो बात कर दी जो मेरे माइंड में सवाल था। असद भाई मैं यही पूछना चाह रहा था कि दूसरी अगर इदारों की निस्बत आप अपने लिए वर्ड यूज करते हैं सिविल सोसाइटी, जबकि दूसरे अपने आप को समाजी तंजीम कहते हैं और वो हैं भी, और इवन आप भी हैं, लेकिन आपने अपने लिए सिविल सोसाइटी का लफ्ज यूज किया कि आप चाहते हैं कि आप उसी के अंदर रहें और उस एहसास को महसूस करके रखें इस नाम की वजह से। बस कहने का मकसद ये देखें जो सोसाइटी के अंदर लूप होल्स हैं उन चीज़ों को अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से हल की तरफ पहुंच जाती हैं तो हमारे लिए खुशाइन बात है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि सबके लिए जिनके मसाइल हल हो रहे हैं उनके लिए भी, आपके लिए तो है ही नो डाउट। तो कितनी दुआएं आपको अब मैं समझता हूँ डेली बेसिस। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास कोई फैमिली डिस्प्यूट आया, घरेलू झगड़ा है, किसी वुमेन ने एप्लीकेशन दी कि जी हमारे 3-4 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड मुझे मारते हैं पीटते हैं। अब अगर उस केस को हम पब्लिक कर दें वो घर बच सकता है दोबारा? कभी नहीं, मुश्किल हो जाएगी। तो ये इस तरह के सैकड़ों केसेस हैं भाईजान जो हम देख रहे हैं, डील कर रहे हैं। 4 दीवारी के केसेस 4 दीवारी में डील करते हैं। हमारे पास लीगल काउंसिल मौजूद है, फैमिली काउंसलिंग टीम मौजूद है, वो इस चीज़ों को देखती है, कंसल्टेंसी करती है। बाकायदा हम उन केसेस को 6-6 महीने चलाते हैं, हर हफ्ते मीटिंग रखते हैं, बुलाओ बिठाओ क्या मसला है, क्या शराइत थे, क्यों काम नहीं किया। तो बड़ी चीज़ें हैं। देखें लोग जब फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं ना तो वो अपनी एग्रेशन या तो घर पे निकालते हैं या तो रोड पे लड़ रहे होते हैं। जिन बेचारों को रोड पे लड़ने का मौका नहीं मिलता ना उनके घर में फड्डे हो रहे होते हैं, उनके घर जैसे ही जाएंगे फाइनेंशियली वैसे सही नहीं है, पतीले बजेंगे तो फिर मसले मसाइल तो बढ़ेंगे ना भाई। अच्छा आपने पब्लिक करने की बात की कि आप अपने केसेस को पब्लिक नहीं करते हैं दूसरों की तरह। सारे केसेस को नहीं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको हम पब्लिक करते हैं। ठीक है, आप असद भाई इसमें क्या समझते हैं कि पब्लिक करना किस हद तक बेहतर है और किस हद तक नहीं? क्योंकि अगर दूसरी तंजीमों की बात की जाए समाजी तंजीमों की, तो
आजकल तो दौर है कि मैंने अगर किसी को राशन दे दिया है तो मैं उसको वीडियो बना के वायरल करूं। एक मैं इस चीज को मैं नेगेटिव उसमें नहीं कह रहा हूं, ये अच्छी बात है, बल्कि मैं इस बात का कायल हूं कि अगर आप किसी नीडी को हेल्प आउट कर रहे हो, आप उसे पब्लिक कर दो। उससे पता है क्या होता है, कोई और देखता है, वो असर लेता है, वो कहता है यार कितनी अच्छी फील है किसी की मदद करके, वो भी आगे किसी की मदद कर देता है। एज अ मोटिवेशन आप एज अ मोटिवेशन, चलो मैंने इस बात को इस चीज में ले लिया। तो आप क्या समझते हैं, आपको दूसरे इदारों की निस्बत ये चीज मुनफरद बनाती है कि आप पब्लिक करके अपनी जो है वाह वाह के बजाय ज्यादा फोकस आप इस चीज पे रखते हैं कि नहीं, खिदमत का काम ज्यादा होता है? देखें, बात पता है क्या है, ये कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, ना कोई ये फाउंडेशन है, ये बेसिकली सिविल सोसाइटी है। मैंने आपको फिर बताया कि हम चैरिटी के ऊपर नॉर्मली काम नहीं करते, और ये अभी हमने स्टार्टिंग समझ लें 2 साल से हमारे पास वॉलंटियर्स की टीम ऐसी हो गई थी, जाहिर सी बात है उनको बूस्ट अप रखना पड़ता है, क्योंकि हर दफा तो किसी के केसेस नहीं आ रहे होते ना। बिल्कुल। अब औरंगी के हमारे पास वॉलंटियर हैं, अब वहां के केसेस नहीं आ रहे, तो हमने तो उनको बूस्ट अप रखना है ना, तो फिर हम उनको चैरिटी एक्टिविटीज की तरफ लाते हैं कि भाई आपके अंदर जंग ना लगे, काम करते रहो, लोगों के लिए एक्सरसाइज करते रहो। अच्छा, अगर हम जिस चैरिटी के ऊपर जाते हैं तो डेफिनेटली फिर हम ज़कात को भी डील करते हैं, खैरात को भी डील करते हैं, फितरे को भी डील करते, खाने भी जमा करते, सब करते। हमने इन चीजों से इंटायरली चेंज रखा है ना। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3,500-4,000 मेंबर हैं रजिस्टर्ड। हमने किसी इलाके के अंदर कभी जाके मेंबरशिप कैंपेन नहीं की, कोई मेंबरशिप कैंप नहीं लगाया। लोग हमारे हेड ऑफिस आए, मेंबर बने। 2011 से लेके 2024 हो रहा है, तकरीबन आप ये समझ लें 13 साल हो रहे हैं। 13 साल के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने 3,500-4,000 मेंबर बनाए। जिस ऑर्गेनाइजेशन के 3,500-4,000 मेंबर हो और अगर वो उनको एक्टिव करके रोड पे आके खड़ी हो जाए, तो आप क्या समझते हो भाई? ठीक है असद भाई, इतना बड़ा काम करने के लिए फंड्स भी लगते हैं, डेफिनेटली पैसे भी लगते हैं। डेफिनेटली इस इदारे के पास इतने पैसे क्या इंडिविजुअली सब लोग कलेक्शंस करके इन केसेस पे स्पेंड करते हैं पैसे? देखें, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं ना, हमने उनको तरबियत ये दी है कि यार आप जो है ना लोगों की हेल्प के लिए अपने रिसोर्सेज निकालो, और वो थोड़ा बहुत जो है ना वो निकालते हैं। जबरदस्त। अच्छा, मसला हमारे लिए उनके साथ होता है कि जो हमारे मेंबर्स हैं जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, 20-25,000 सैलरी, लेकिन आप उनके जज्बे को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है कि यार वो इस छोटे से पैकेज के अंदर भी जज्बा रखते हैं। हो, और ये काम बगैर जज्बे के सर पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है सर। हो ही नहीं सकता। अगर एक पैदाइशी आदमी, एक आदमी के अंदर पैदाइशी तौर पे वो नहीं है ना कि यार मैं बस मदद करूंगा, तो वो उस पैशन के बगैर ये काम पॉसिबल और ही आप नहीं है। यकीन माने, लोग खुश होते हैं जब हमारे पास इस तरह की एक्टिविटीज आती हैं कि कोई एप्लीकेशन आई, हमने किसी को बोला इंक्वायरी के लिए, दूसरे दिन फोन आता है, असद भाई वो मसला मैंने हल कर दिया। मैंने कहा कैसे कर दिया भाई, आपको तो डायरेक्शंस नहीं थी। असद भाई मैं वहां गया, वो नीडी लोग थे, मैंने कहा भाई बैठो, यहीं बुलवाया, सारी चीजें करी, थाना कचहरी किया ही नहीं, वो थाना कचहरी अफोर्ड नहीं कर सकती थी सामने वाली पार्टी। गुड यार। तो ऐसे लोग हैं भाई, देखे सामने वाले का दर्द समझते हैं, उनको पता है कि यार जिस कैपेसिटी में मैं काम कर रहा हूँ, अभी मेरे पास 10-12 लाख रुपए की गाड़ी है, मैं वो लेके चलता हूँ, मैं सामने वाले का दर्द कैसे समझूंगा कि यार सुबह उसके पास पेट्रोल के पैसे हैं या नहीं है, उसके पास बेचारे का 500 रुपया बड़ा मसला होगा, मैं 3,000 का पेट्रोल डलवा के आ रहा हूँ, मैं तो बोलूंगा यार मैं आपके काम के लिए खड़ा हूँ, आप नहीं है। अब वो कल को वो बोलेगा कि यार मेरे पास तो पेट्रोल नहीं था, फिर बोलेंगे यार तुम्हारा मसला भी हल कर रहा है, तुम्हें पेट्रोल के पैसे भी दें। तो हमारे यहाँ हर तबके के मेंबर्स मौजूद हैं, और मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि वो इन हालात के अंदर, इन फाइनेंशियली क्राइसिस के अंदर भी काम कर रहे होते हैं। अगर आप हमारी इफ्तार ड्राइव की चीजें देखो, एक्टिविटीज देखो। अच्छा, इफ्तार ड्राइव करते हैं आप? इफ्तार ड्राइव हमने की है, चैरिटी ड्राइव हम करते रहते हैं, क्योंकि रमजानों में इस तरह के केसेस वगैरह बहुत कम आते हैं, लोग सुकून से इबादत कर रहे होते हैं। तो जब इस तरह के केसेस नहीं आते तो हम जाहिर सी बात है वॉलंटियर्स को एक्टिव अच्छा, रखते हैं। ये सॉरी आपको रोक रहा हूँ असद भाई, ये तो केसेस ही ऐसे हैं जिनके आने ना आने का कोई टाइम ही नहीं है। डेफिनेटली ये तो किसी भी वक्त आ सकते हैं, ये तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपके पास बंडल ऑफ फाइल्स जो है एनी टाइम आपके टेबल पे रखी हुई हैं और वो केसेस खत्म नहीं होके दे कभी रहे। कभार हमारे पास इतना एक्टिव लोड नहीं होता, बहुत से ऐसे मंथ्स होते हैं जिसमें जो है ना इस तरह के डेली केसेस। ठीक है, थोड़ा सा केसेस को डिस्कस करते हुए मजीद आगे चलते हैं, और मुझे ये बताएं कि जब आपने स्टार्टअप लिया था, जब आपने ज्वाइन किया है, या तो आप इसके जब ये आपकी सिविल सोसाइटी जो है बनी है, आप तब से इसका हिस्सा हैं या बाद में? नहीं, मैंने इसको कंटिन्यू किया है 2012 में। ओके, तो 2012 से आज 2024 तक असद भाई सबसे मुश्किल केस कौन सा था जिसमें आपने कहा हो यार इस केस ने मेरे भी कड़ाके निकलवा दिए? देखिए, हमेशा कोई एक केस कड़ाके नहीं निकालता, क्योंकि हमारे यहाँ काम चलता है टीम वर्क पे।
तो हमारे यहाँ ग्राउंड लेवल से जो मेंबर का सिस्टम शुरू होता है एप्लीकेशन फाइलिंग होना, तो वो ऊपर तक नोटिस किया जा रहा होता है कि इवन के हमारे चेयरमैन साहब डायरेक्टली केसेस को देख रहे होते हैं कि इस केस पे क्या काम किया, इस केस पे क्या काम किया, अच्छा इस तरीके से किया, नहीं इसको ऐसे करो। तो इस तरह के चैलेंजेस अगर आते भी हैं ना, तो वो वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं, वो हम तक पहुंचते नहीं। हमने लीगल बाउंड्रीज अपनी इतनी ज्यादा स्ट्रांग रखी हुई है कि हमें इस तरह के इश्यूज होते नहीं है। और कभी इस तरह के इश्यूज आ गए या इस तरह की चीजें आ गई तो डेफिनेटली फिर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फिर हमारे लिए भी तो है ना, बिल्कुल। हम भी उसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है असद भाई, एक और सवाल इसी से मिलता जुलता, केसेस जो आपके पास आते हैं, क्योंकि जो लोग घर बैठे हुए हैं वो अक्सर नहीं समझ पा रहे होते हैं कि माशरे में क्या क्या चल रहा है। अब आपका 24 घंटे का पब्लिक डीलिंग का काम है और पब्लिक के मसाइल के साथ डील करने का काम है। असद भाई, किस किस किस्म का इस माशरे में मसला पैदा हुआ हुआ है घरों में, जो आप सुनते हैं देखते हैं तो आप भी कहते हैं यार मतलब ये नहीं होना चाहिए था, ये कैसे इस हद तक का मसला कैसे हो सकता है? यार बड़े खराब मामला होता है। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, हम्म। देखें जो बंदा फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल नहीं होता ना, जो हमारा माशरा अभी जिस क्राइसिस के अंदर चल रहा है, तो उसका माइंड सेट एक जगह पे नहीं होता, 10 जगह पे होता है। फिर उसके फैमिली इश्यूज भी हैं, फिर लाइबिलिटीज भी हैं, यूटिलिटीज भी हैं, तो वो उन चीज़ों को कैसे डील करेगा? आप मुझे बताओ ना। देखो जॉब के पास उसका वैसे ही जूस निकल गया, 9 to 5 वाला बंदा है, उसने 5 पे जब क्लोजिंग करके वो घर पे आया तो उसका वैसे ही जूस निकल गया। घर में उसने लाइबिलिटीज पे करनी है, बच्चों के खर्चे हैं, 10 तरह की चीजें हैं, स्कूल की फीसेस हैं। जब वो मैनेज नहीं करता तो 10 तरह के सिनेरियोज होते हैं। बंदा एग्रेशन के अंदर 10 तरह की चीजें कर लेता है, अपनी बेगम पे हाथ उठा देगा, वो एक फड्डा बन गया जी, वो बच्चे लेके चली गई, वो फिर उनको बिठाओ, सेटल कराओ, सारी चीजें कराओ। तो इस तरह के केसेस सिर्फ यहाँ नहीं होते। फिर ज्यादा से ज्यादा बंदा कुछ अपनी फैमिली को नहीं तंग करता है, वो बाहर जाता है, कहीं ना कहीं से चीटिंग फ्रॉड कर देता है, फिर वो किसी लिटिगेशन के अंदर आ गया, फिर वो बेचारा जेल चला गया, फैमिली सर्वाइव कर रही है। तो हमारे पास सिटी कोर्ट की भी प्रैक्टिस चलती रहती है, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे आते हैं कि हमें पर्सनली खुद सिटी कोर्ट जाना पड़ता है और उन केसेस के ट्रायल्स को देखना होता है, रिव्यू करना होता है। तो जब हम वहां जाके देखते हैं ना केसेस, भाईजान मैं आपको बता नहीं सकता। देखें सिटी कोर्ट जो बंदा जाता है ना, वो अपने केस के अंदर इतना ज्यादा प्रॉब्लम में होता है कि वो इन चीजों को एनालाइज नहीं करता, क्योंकि हम न्यूट्रल होते हैं, थर्ड पार्टी होते हैं, हम बड़े इजीली एनालाइज कर रहे होते हैं केसेस के कौन कैसे आएगा। अच्छी अच्छी फैमिली के लोग आए हैं और यार छोटे छोटे इश्यूज के अंदर स्ट्रकअप हो गए, माइंड सेट ही नहीं है भाई। 70% केसेस फाइनेंशियल इश्यूज हैं, किसी का चेक बाउंस का केस है, किसी ने फॉर्जरी की हुई है, इस तरह के इश्यूज के। सही हो गया। तो ये हालात ऐसे हैं, इन सब चीजों में देखें फेस करना है। लोग बेसिकली इस टाइम सर्वाइव कर रहे हैं, जी नहीं रहे, सर्वाइव कर रहे हैं। आप जिस तरीके से बैठ के ये एंटरटेनमेंट कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, आप यकीन मानो लोगों के लिए नेकी का रास्ता बना लो, लोगों का माइंड सेट हो रहा है, फ्रेश हो रहे हैं, या हमारे तवज्जुह से कोई बात लोगों तक जा रही है, तो लोगों को कहीं ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, या कोई ना कहीं मोटिवेशन मिल रही है, रास्ता मिल रहा है कि यार इस रास्ते पे जाओ। मैं असद भाई बिल्कुल आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं यही चाह रहा हूँ कि पब्लिक तक आपको यकीनन एक आधा ऐसा केस जरूर बताएं जिससे लोगों को मैसेज मिले, जिससे मियाँ बीवी को वो ताना मारना छोड़ दे या बीवी मियाँ को वो ताना मारना छोड़ दे, जिस एक ताने के बिना पे आपने कोई उजड़ा हुआ केस डील किया हो, आपको लगा हो कि यार अगर इस ये औरत अपने हस्बैंड को ये बात ना करती तो शायद इनका मसला इस हद तक की नौबत पे ना आता। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा केस मैं जरूर चाहूंगा कि आप, अगर तो किसी का पर्सनल मैटर नहीं है तो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। वैसे भी आप कौन सा शनाख्त बता रहे हैं? अब केस देखें बात, एक केस था हमारे पास, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बताना चाहूँगा। उस केस में ऐसा था कि फैमिली माशाल्लाह फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल थी। हस्बैंड जो था, अभी ये रिसेंटली केस है, हस्बैंड जो था वो पिक एंड ड्रॉप का काम करता था और उसका बड़ा अच्छा सेटअप था, कॉन्टैक्ट्स वगैरह अच्छे थे, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देता था, उसके 5 बच्चे थे। ओके। और फाइनेंशियली तौर पे भी स्ट्रांग था, सारी चीज़ें लेके चल रहा था। बट बात ये थी कि उसके साथ इशू क्या हुआ कि उसकी जो वाइफ थी उसकी थोड़ी सी जबान जो थी ना वो तेज थी। तेज थी। अच्छा, ये जो जबान तेज वाला मैं आपको इसलिए मैटर बता रहा हूँ कि आधे से ज्यादा फड्डे इसी पे होते हैं। इसी भी होते हैं, बिल्कुल इसी पे। तो वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा था। जब हमने उस केस को स्टडी किया, उनको बुलवाया, हमने उनके उसके उनकी वाइफ के भी स्टेटमेंट लिए, हस्बैंड के भी स्टेटमेंट लिए, और फिर हमने बच्चों को भी देखा। अच्छा, बच्चों की तरबियत भी इसमें बड़ी अहमियत रखती है, बिल्कुल। क्योंकि जब इस तरह के केसेस आते हैं ना, तो उसमें हम यही देखते हैं कि जी माँ का पार्टिसिपेशन क्या है और उसके फादर का पार्टिसिपेशन। बिल्कुल। जब मेरे पास आया वेरिफिकेशन के लिए, मैंने उससे क्रॉस क्वेश्चंस किए। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई बात ये है, उसके हस्बैंड को बोला जो बच्चों के फादर थे, उनको मैंने बोला, मैंने कहा आपका ये वाला बच्चा कौन सी क्लास में? पता नहीं मुझे। मैंने कहा आपका बच्चा, आपको पता नहीं?
मैं कहा, चलो ये सबसे बड़ा बच्चा कौन सी क्लास में, इसको तो पता होना चाहिए ना, अगर मेरी सबसे बड़ी बच्ची 8 क्लास में, ऐसे लोग बोलते हैं। मैंने कहा, मुझे पता है। मैंने कहा आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गए कभी? अरे मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं बच्चों को स्कूल लेके जा रहा हूँ। ओए ओए ओए, मैंने कहा आपका पार्टिसिपेशन क्या है? जीरो। कह रहे हैं जी मैं सारी चीजें पूरी कर रहा हूँ जो खाने को मांग रही है। मैंने कहा खाना पीना नहीं है भाईजान, वो तो अल्लाह ने करना है, वो तो अल्लाह कर देगा भाई, तू अपनी जिम्मेदारियां लेकिन बता। आप अपना तो बताओ ना कि हाँ, आपका बीइंग अ फादर आपका पार्टिसिपेशन घर में क्या है। बिल्कुल। अच्छा शुरू में जो आए थे वो बड़े चौड़े में आए थे जी, मैंने कल्टस दिलाई भी है, मैंने ये दिलाया हुआ है, मैं कोई चीज की कमी नहीं होने देता हूँ, ये करता हूँ, सारी आजादियां दी हुई हैं, फिर भी मेरे साथ मसले। तो मैं ये बोलता हूँ कि यार मर्द को भी मजलूम नहीं बनना चाहिए, इंसान जो है ना वो हर चीज को देखता हुआ चले, बिल्कुल, चीजों को मैनेज करना आना चाहिए करे। यार। अब अच्छा औरत की जो जबान की बात है ना, ये तो समझ लें जहाँ फाइनेंशियली इश्यूज है ना वहां पर भी मौका मिल जाता है, क्योंकि बात ये है कि देखें उसकी कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं है, वालदैन है किसी की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, 10 तरह की चीजें हैं। अब वो जाहिर सी बात है वो अपने हस्बैंड से डिस्कस नहीं करेगी तो किससे करेगी? अब हस्बैंड से भी करती है, वो बेचारा बाहर के कामों से इतना ज्यादा परेशान है, वो नहीं करेगा, उस वजह से घर में अच्छा फटे। असद भाई, मैं इस चीज में पता है क्या मियाँ बीवी के ज्यादा झगड़ों की वजह पता है क्या समझता हूँ? कि ये दोनों आपस में डिस्कशंस नहीं करते। डेफिनेटली बंदा कम्युनिकेशन गैप है। बंदा खामोश रह जाता है, और औरत जो सबसे बड़ी गलती करती है ना बीवी, अपनी माँ को फोन करके जो लंबी लंबी बातें करती है, या अपनी बहन को फोन करके यार लंबी लंबी। वो किससे डिस्कस करेगी? सर देखें, यही तो बता रहा हूँ, यही तो कम्युनिकेशन गैप है जो आप कह रहे हैं। अब मर्द की अगर बात पूछी जाए, वो कहेगा यार मैं यूं ही थक जाता हूँ, मर जाता हूँ, सारा दिन काम कर करके नहीं घर ये आता हूँ। चीजें मैं ये नहीं बोलूंगा, देखे नहीं, मैं इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ना मैं इसमें औरत को ब्लेम कर रहा हूँ, ना मैं इसमें मर्द को ब्लेम कर रहा हूँ। देखें, ब्लेम यहाँ पे जाता है सिस्टम पे। अभी मैं अगर हमारा मर्द को कहीं ना कहीं फेवर करने लगूंगा तो आपकी ऑडियंस फिर बोलेगी देखें जी एक तरफा बात कर रहा है, नहीं सर, लेकिन वो बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, हाउस वाइफ जो है वो इन चीजों को नहीं समझती है कि वो बाहर कितने ये चैलेंजेस का बात सामना कर रहा है। है सर, ये अच्छा बात है। यही अगर कोई प्रैक्टिकल वुमेन है वो समझती है कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या मामला हैं, कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बेचारा मर्द मैं मजलूम है यार। मैं एग्जैक्टली मैं यही तो कह रहा था कि ये सारी बात घूम के पता है कहाँ आती है? कम्युनिकेशन गैप क्यों आता है? जो आपको क्या लगता है क्यों आता है कम्युनिकेशन गैप, क्यों है? यार मैं ये समझता हूँ कि कम्युनिकेशन गैप वहाँ आता है जहाँ चीज़ें जो है आज जो चीज़ सामने वाली एक्सपेक्ट कर रही है मैं वो पूरी नहीं कर पा रहा। सर ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जो आपने बताया है, लेकिन जो मुझे समझ में आता है ना वो है सिस्टम। जब एक मर्द खुद जाती तौर पे इंडिविजुअली स्ट्रांग नहीं होगा, फिर उसके शेल्टर में अल्लाह ने जो यार पूरी कैसे फैमिली होगा? दी वो है सर। 50,000 रुपए उसकी तनख्वाह है, मैं यही 45,000 रुपए उसके यूटिलिटीज में जा रही है, 5,000 सेव कर रहा है, कहाँ से स्ट्रॉन्ग ये होगा? बात है, ये बात है कि जब वो सिस्टम पे आ रही है ना बात घूम के, मैं सिस्टम पे ला रहा हूं कि हमारे सिस्टम ने हमारे मर्द बेचारे को बेचारा बना दिया। लो, मेरे मुंह से लफ्ज निकला ही मर्द बेचारा। तो इसलिए मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये बात करता हूं कि जितनी बीवियां हैं वो अपने शौहरों के साथ दो मीठे बोल बोल लें, वो बेचारा इसी हौसले में निकल के चार पैसे हिम्मत से ज्यादा कमा के ले आएगा। नहीं बात ये कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार हालात किस तरीके के जा रहे हैं, किन चैलेंजेस का सामना है, किस तरीके से आप खर्चों को एक्सपेंड कर रहे हो। बहुत से घर ऐसे भी हैं कि यार वहाँ चल रहे हैं मामला, सारी चीजें क्लियर चल रही हैं, औरतों ने अपने खर्चे कम कर दिए हैं, उन चीजों को भी लेके चल रहे हैं, लोग चला रहे हैं। लेकिन ये जो ज्यादातर लोग हैं ना, जो ज्यादातर सोसाइटीज हैं, जो मतलब एजुकेटेड फैमिलीज हैं और जो ओपन माइंडेड फैमिलीज हैं, उनमें ये ज्यादातर इश्यूज होते हैं। अगर हम दूसरे एरियाज की बात करें या दूसरे खानदानों की बात करें, घरों की बात करें, तो वहां ये चीजें नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे वालिदैन की ग्रिप है। है और वो डांट पीट के सबको समझा देते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होगा, बिल्कुल और ऐसा बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर देखें, मर्द को सरबराह बनाती है उसकी औरत, डेफिनेटली। अपना सरबराह भी, अपनी औलाद का सरबराह भी। अगर औरत अपने बच्चों के सामने अपने मर्द को जलील करेगी, बातें सुनाएगी, बच्चे बैठ के सब देख रहे हैं भाई, बच्चे कितने फास्ट हैं ये आप सोच नहीं सकते हैं। बच्चा सब ऑब्जर्व कर रहा है। माँ ने बच्चे का माइंड बना दिया, बेटा ना तेरा बाप अच्छा ना तेरे बाप के घर वाले अच्छे, ऐसा ही है। सिर्फ अच्छी तो मैं या तेरे ननियाल वाले। तो जब एक बच्चे को बचपन से यही बताया और पढ़ाया जाएगा कि बेटा दादाजी की तरफ मत जाना, वहां पर लोग अच्छे नहीं, आई एम सॉरी टू से मुझे ये अंदाज इख्तियार करना पड़ता है, क्योंकि फिर रियलिटी आपको रियलिटी लगती नहीं है। मैं भी मध्यम से लहजे में ये बातें कर जाऊंगा ना, आप स्वाइप कर देंगे, गुजर जाएंगे। यही मैं थोड़ा सा अग्रेशन के साथ बोलूंगा, आपको लगेगा यार बात तो बड़ी सीरियस हो रही है, फिर आपके रोंगटे भी खड़े होंगे बातें सुन के, आपके कलेजे को भी बात लगेगी। तो बात इतनी सी है कि औरतें सिर्फ हमारी, यार देखो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं वन साइडेड बात कर रहा हूँ। असद भाई ऐसा ही क्या ख्याल है?
देखिए जहां मर्द की डिस्कशन स्टार्ट होती है औरत को लगने लगता है लो जी वन साइडेड कार्ड खेल रहे अच्छा, हैं, मर्द है तो मर्दों की दूसरी तारीफ चीज कर मैं रहे हैं। आपकी बात काट रहा हूँ। देखें आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि जी वहाँ फ्री की स्कीम लगी है, वहाँ मुफ्त ये चीज़ें बट रही हैं, वहाँ मुफ्त ये चीज़ें बट रही हैं, वहाँ आप एप्लीकेशन दो, मुफ्त कारोबार के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। मैं ये बोलता हूँ यार, आप भिखारी क्यों बना रहे हो? हम्म। कितना काम हो रहा है यार, कितने प्लांटेशन करो ना यार, आप काम प्लांटेशन पे काम करो, पौधे लगाओ, अच्छा काम है। हीट स्ट्रोक पे काम कर रहे हैं, मुझे बड़ा खुशी हुई। हम्म। अभी बात यह है कि लोग फंड की अपील लेके बैठ जाते हैं। यार आप भिखारी नहीं बनाओ। अच्छी अच्छी फैमिलीज को मैंने देखा है कि फ्री की चीजें लेने जा रही हैं यार। मतलब हम सर तो पैसे ये नहीं थे भाई, हम तो कहते ये फ्री। अच्छी अच्छी फैमिलीज का हाल आपको बताऊं, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, शो का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने देखा है, ये मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा हुआ है कैमरे पे, इसने भी देखा है कि एक एक घटिया तरीन ब्रांड के एक छोटे टाइपिंग वाले फोन के डब्बे के लिए मैंने औरतों को यूं हाथ करते हुए देखा है, और उस औरत को नहीं पता कि उसकी शर्ट यहाँ से उठ रही है या उसकी शर्ट यहाँ से उठ रही है, उसको कोई होश नहीं है। उसे क्या चाहिए, एक वो घिसा पिटा मोबाइल जो 4 दिन बाद यार खुद ये ही तो आप बंद हो वहां की जाएगा। बात करो ना कि एक जगह फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, मैं एक बात कर रहा हूँ कल्चर की, कि यार हम जी फ्री ये देना चाह रहे हैं, हम ये फ्री सर देना चाह मैं रहे हैं। उसी तरफ ला रहा था ना असद भाई, बताना ये चाह रहा हूं कि जो भूख है ना, भूख, एक भूखा है ना, आप किसी भूखे से पूछें 2 और 2 कितने होते हैं, पता है क्या बोलेगा? बोलेगा 4 रोटियां। 4 नहीं बोलेगा, बोलेगा 4 रोटियां। क्योंकि जो भूखा आदमी है ना, आप उसको कहेंगे ना चल भाई ये ऐसी, मैं कह रहा हूं मास्टर्स किया हुआ भूखा है ना, अगर उसकी जेब में पैसे नहीं है, भूख लग गई उसको, पुरानी लगी हुई है, आपको कोई एसी साफ कर, 50 रुपए दूंगा, अल्लाह की कसम वो करेगा साफ, वो करेगा साफ। और वो तुमसे 50 रुपए लेके बाहर जाके एक आधी प्लेट बिरयानी की या चावल की खाएगा। ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि उसको भूखा मार दिया भाई, उसको ना काम पे लगा रहे हो यार। काम तरबियत, आपने पीछे बात की थी ना, हमारे यूथ की, हमारे यंगस्टर्स की तरबियत नहीं है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं हमारे माँ बाप की तरबियत नहीं है। अब यहां उठ के बहुत सारे लोग मुझे बातें करते हैं कि अब तू माँ बाप को सिखाएगा, तो भाई बड़ी माजरत के साथ, लेकिन अब मैंने कल को अगर अपने बच्चे की परवरिश करनी है ना, तो पहले मेरी मेरी ये क्लासेस हुई भी होनी चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए हाउ टू डील विद द किड, मुझे अपने बच्चे के साथ कैसे डील करना है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पहलू है, फैक्टर है, इसको आगे लेकर जरूर चलते हैं। हर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप यकीन मानो, मैं बोर्ड ऑफिस पे खड़ा हुआ था, गाड़ी के अंदर एक अंकल आए, बाइक पे ऊपर नॉक किया उन्होंने। मैंने कहा जी, कह रहे हैं बेटा मैंने आपको आवाज़ दी, आपको बुरा तो नहीं लगा? मैंने कहा अंकल मुझे तो आवाज़ ही नहीं आई आपकी, आपने नॉक किया था पता चला। बेटा मुझे 2,000 रुपये की ज़रूरत ओए होए। है। यार मतलब इंसान को, अच्छे खासे अंकल थे यार, अच्छे खासे, मतलब मेरे वालिद साहब, आपके वालिद साहब जैसी पर्सनैलिटी थी उनकी यार। वो मतलब बाइक पे आया हुआ बंदा है, पेट्रोल उसकी बाइक में डाला हुआ है, स्टार्ट बाइक खड़ी हुई है, 2,000 रुपये की। यार मतलब आप किस जगह ले जा रहे हो यार? मतलब आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि एक बंदा दूसरे बंदे से मांगे और लेके जाए? बोरो एक समझ में आता है कि यार नीड है, एक बंदा फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बंदे से हेल्प आउट ले ली, समझ आता है। और उधार भी किसी गरीब को कोई नहीं देता, अमीर को तो कहते हैं ले ले भाई ले ले, वो अमीर के लिए तो तैयार बैठे हैं कि ले क्योंकि ले। वो डबल करके मिल जाएगा हाँ ना। डबल करके मिल जाएगा, खुशी से 10 ज्यादा दे तो देगा। बात ये है कि यार आप कितनी एक्टिविटीज देख लो, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, लेकिन बात ये है कि आप अपने राइट्स के लिए खुद कब खड़े होगे? आप नेशन की तो बात कर ले तो अवाम रोड पे आके खड़ी हो जाती है कि हाँ यार हमारे साथ ज्यादती हुई है, करप्शन को पकड़ा जाए, इन सारी चीज़ों को पकड़ा जाए। बात ये है कि यार आप अपने राइट्स के लिए खुद लड़ो ना, आप क्यों किसी को बोल रहे हो? मेरे अगर घर में मसला है, या मेरे घर के आगे बाइक खड़ी हुई है, या किसी की गाड़ी खड़ी हुई है, कोई पार करके चला गया, तो मैं सामने वाले का गेट बजा के बोलूंगा ना यार मुझे जाने आने में मसला हो रहा है, आप गाड़ी थोड़ी सी पीछे कर ले। तो यही अगर आपके इलाके में गटर का पानी खड़ा हुआ है, तो आप क्यों शलवारें ऊपर करके जा रहे हो भाई? आप जाके यूसी में एप्लीकेशन कंप्लेन दो, क्यों नहीं टाउन करते? चेयरमैन को जाके पकड़ो, बोलो भाई हमारी गली है यार। अच्छा इस बात से अगर मैं ये बात करूं, आपको नहीं लगता जिस जवाल का हम लोग आज शिकार हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं? यार कुछ हद तक कह सकते हैं कि हम भी हैं। लेकिन मैं इस मैं बात का खाली कायल blame हूं। ये नहीं करूंगा कि खाली हम ही हैं, ये इदारों का काम था। अच्छा यहाँ पे आपका मुझसे इख्तलाफ हो सकता है, मेरा आपसे हो सकता है, मैं इस बात का कायल हूं कि टोटली टोटली जिम्मेदार है सुहेब अपनी जिंदगी में हर कमी का। इंडिविजुअली तो हुई हूं, लेकिन ओवरऑल एज अ नेशन भी देखा जाए ना, हम खुद अच्छे नहीं है भाई। यार मैं अकेला कितना फाइट कर लूंगा, आप कितना अकेला फाइट कर लोगे? सर मैं कहना ये चाह रहा हूँ, देखें अगर मेरी गली में पानी खड़ा है, ठीक है, तो असद आके सही नहीं कराएगा, ऐसा ही है। ऐसे ही है। और मुझे फुर्सत नहीं है मेरे कामों से,
तो मैं क्यों सही कराऊं? और अगर अब जब मैं सही नहीं करा रहा तो फिर मैं क्या करूंगा, बैठ के हाथ बांधूंगा, सिगरेट जलाऊंगा, चाय का कप आगे रखूंगा और बैठ के दे दनादन तनकीदें, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, वो नहीं सुनता। गया खुद नहीं हूं, कंप्लेन खुद नहीं की है, लेकिन ब्लेम करना है हुक्मरानों को, ब्लेम करना है blame तो इसको, देखिए, ब्लेम करना है उसको कि सही नहीं blame है। तो फौरन ही आ जाता है ना। ठीक है। blame तो ऐसा है कि आपके पास कोई आपने वीडियो डाली, उस पे कमेंट पे लिख दिया कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। ब्लेम तो फौरी हम ये करते हैं ना, तो फिर आपको नहीं लगता? अच्छा, मजे की बात, मैं किसी की बात जाती तौर पे किसी बंदे को नहीं कर रहा, मैं अपनी ही जात पे रख के मिसाल देता हूँ। सुहेब को नहीं पता भाई पूरे महीने वो जो रिस्क कमा रहा है उसके अंदर उसी की अपनी एक किसी गलती कोताही या जानते बूझते हुए एक हरकत से उसका वो पैसा हराम हो गया, अब वो मजे से खा रहा है, बच्चों को भी खिला रहा है। ये चीजें हम नहीं सोचते हैं, हमें नहीं पता होता हमने किसको काट के कहां से पैसे कमाए। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये जो ऑफिसेस के अंदर दौड़े लगी हुई होती है ना कि मैं इसको काट के इसका काम ले लूं और मैं इसके हिस्से की ये ले लूं, मैं इसके हिस्से का वो ले लूं, सर ये भी नाजायज है। ये छोटे छोटे से पहलू हैं जिंदगी के, लेकिन हम इस बारे में नहीं सोचते हैं। हराम और हलाल पे डिबेट लेके बैठे ना सर, मैं हराम हलाल हमारी डिबेट नहीं है, मैंने एक बात की है कि हमें अंदाजा नहीं हो पाता है कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हम ओवरऑल अगर मैं कहूँ ना, सबकॉन्शियसली अगर आप देखो ना, तो हम ही गलत होते हैं कहीं ना कहीं। जैसे वो घूम के बात वहां आती है ना कि औरत ही औरत की दुश्मन है, वैसे ही इंसान अपनी ही किसी गलती की वजह से किसी ना किसी पकड़ में होता है। किसी बात के ऊपर हर किसी को पता है, लोगों ने देखा हुआ है, कोई भी प्रोग्राम होता है या कोई भी इवेंट होता है, 14 अगस्त आ गई, कोई इस तरह का दिन हो गया, पब्लिक हॉलीडे हो गई, वहाँ सेल लगती है और आप यकीन मानो आधा रोड उन्होंने घेरा हुआ है सर, मेन रोड का आधा रोड उन्होंने घेरा हुआ और अच्छा खासा खुला रोड है वो। जी, आधा रोड उन्होंने घेरा हुआ है और उस आधे रोड के ऊपर अपनी इस साइड पे जो कहलाते हैं ट्रक होते हैं, जो लोडर होते हैं, वो सारे उन्होंने खड़े किए हुए, सारी चीजें खड़ी की हुई हैं और आधे रोड के ऊपर आवाम होती है। अच्छा, आधे रोड पे भी क्या होती है कि उनका एंट्रेंस भी वहीं से, एग्जिट भी वहीं से। तो वहां सबसे बड़ा इशू क्या है कि वो जो जगह है, जब इवेंट होता है तकरीबन 3-3 घंटे, 1.5 घंटे लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। यार कोई एक बंदा जाके पिटीशन नहीं लगा रहा कि भाई बात ये है, आप लोग कमर्शियल काम कर रहे हो, आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, आपकी वजह से हमारा 3000 का 4000 का पेट्रोल जाया हो रहा है, मेरा मरीज सफर कर रहा है एम्बुलेंस के अंदर घंटों खड़े होके, यार आप किस तरीके से काम कर रहे हो। और मैं माजरत के साथ उन इदारों को भी तनकीद करूंगा कि यार हमारे इदारे उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। 15 की गाड़ी वहां खड़ी हुई होती है, आगे शॉपिंग मॉल है, पब्लिक डीलिंग है, यहाँ से आबादी वहां से जा रही है, इधर जा रही है, पुलिस वहां खड़ी हुई है, तकरीबन 80 से 90 रक्शे डेली खड़े हुए वहां पे, रक्षों पे नंबर नहीं है, जो सबसे ज्यादा कराची के अंदर एक्सीडेंट का सबब बनते हैं। आप ट्रैक नहीं कर सकते उन रक्षों को यार। रक्षा बहुत मुसीबत बन गया इस वक्त, माफिया बन गए। अगर एक तरफ आप देखो ना कि जी यार ये भी, इनको भी रोजी करने दो, ये करने दो, लोग तो फिर हर तरह की बातें करते हैं, वही आपकी बात आगे तनकीद वाली। बिल्कुल। लेकिन बात ये है कि उन रक्षों पे नंबर नहीं है, इनको ड्राइविंग सेंस नहीं है, नंबर नहीं है, नंबर नहीं है। आप 90% कराची में रक्षों को नोट कर लो, उन पे नंबर नहीं मिलेगा आपको। क्या रीजन है? कुछ की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई भी, कुछ लगाते ही नहीं है। तो रोड पे कैसे है वो? चल रहे हैं सर, गरीब आदमी है, उसके साथ ज्यादती करोगे रक्षा चला देगा वो, आवाम खड़ी हो जाएगी कि यार बेचारे के साथ ज्यादती की गई। चेक इन बैलेंस नहीं है ना, आप चेक इन बैलेंस रखो ना, ये आपने रक्षा स्टैंड क्यों बनाए हुए। फिर बात ये आती है जी गवर्नमेंट का लूप होल है, गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट दे तो दी ट्रांसपोर्ट। मैं बोलता हूँ सिंध गवर्नमेंट को लोग जितनी दुआएं देना कम है, लोग बहुत लोग नेगेटिव बोलते हैं। आप NICVD गए हो कभी? जिना कार्डियो दिल का जो है, इत्तेफाक नहीं होगा। अगर आप वहां जाओ, वहां आप ट्रीटमेंट देखो सिर्फ, और यही आप प्राइवेट में देखो। सर मैं आपको मजे की बात बताऊं, लोग कहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं कराना चाहिए, अच्छे नहीं है। हालांकि मैं आपको अगर पंजाब की एग्जांपल लाहौर की भी दूं ना सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर गवर्नमेंट ने आपके लिए जितना जितना बड़ा सर्जन रखा हुआ है ना, स्पेशलिस्ट रखा हुआ है, और जो जनरल फिजिशियंस रखे हुए हैं, मैं कहता हूँ क्या बात है, वही जाके सारे शाम में अपने प्राइवेट क्लिनिक में तुमसे 2-2 लाख रुपए चार्ज करेंगे, तुम सुकून से इलाज कराओगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने, ठीक है चेक एंड बैलेंस, और अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो मिस मैनेजमेंट काफी हो जाती है गवर्नमेंट इदारों में, क्योंकि जब इतना बड़ा रेवड़ पब्लिक का उठ के आता है तो उसको मैनेज करना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 500 लोग आप एडमिट कर सकते हो, आपके पास 1000 लोग इमरजेंसी में पड़ा हुआ है, तो आप कैसे करोगे? क्योंकि आपके पास इतने ज्यादा अस्पताल नहीं है ना। अच्छा कुछ हॉस्पिटल्स हैं, ये नहीं है भाई आप अब्बासी में चले जाओ तो वहाँ बजट नहीं है, वहाँ आए दिन जो है उनका स्टाफ स्ट्राइक कर रहा होता है कि जी हमारी तनख्वाही नहीं आएगी, तो ये हर उसमें नहीं है। लेकिन अगर आप सिंध गवर्नमेंट के अंडर में हॉस्पिटल्स देखो
तो सर मैं उनको बोलता हूँ कि ये लोगों के लिए तोहफा है, लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। ठीक है असद भाई, आपका फ़ायदा उठाते हुए चूंकि आप ऐसा काम करते हैं सिविल सोसाइटी का, कि आप पूरा दिन सड़कों पे भी रहना पड़ता है, इदारों में भी जाना पड़ता है, कोर्ट कचहरी सब देखते हैं, आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, तो आप काफ़ी हद तक इस चीज़ में तजर्बेकार आदमी हैं। असद भाई मुझे ये बताएं, कराची में पानी का मसला, कराची में बिजली का मसला, कराची में सड़कों का मसला, आप यकीन करेंगे मैं पिछले 1 साल से कराची में बाइक चला रहा हूँ और मुझे स्पाइनल में मसला हो गया। ठीक है, मैं नहीं बता सकता कहाँ कहाँ दर्दें होती हैं। उसकी रीज़न क्या है कि हर 100-200 मीटर के गैप पे खड्डे ही खड्डे हैं, खड्डे ही खड्डे हैं। आपको मुश्किल से कोई साफ़ पीस मिलेगा तो 30 मीटर का साफ़ पीस मिलेगा, बाकी खड्डे ही मिलेंगे। इन सब मुश्किलात के अंदर कराची जो उलझ गया है, क्या लगता है कितने टाइम में बाहर आ सकता है और किस किस तरह आ सकता है, किसको काम करना पड़ेगा? अच्छा, अगर मैं इसको आपको ऐसे बोलूं कि यार ये जो हालात हैं और ये जो रोडों का स्ट्रक्चर खराब हुआ है, इसके 70% जिम्मेदार हम खुद हैं, आप एक्सेप्ट करोगे? मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। उसकी वजह है ना, बिल्कुल बताएं। उसकी वजह क्या है कि आपकी गली बराबर वाला पड़ोसी भी अगर वो खोद रहा है ना पानी की पाइपलाइन डालने के लिए, तो आप उसको कुछ नहीं बोलोगे, यार छोड़ो पड़ोसी, वो भाई बाद में वो सिर्फ मट्टी डाल के छोड़ रहा है उसको वैसा नहीं करवा रहा भाई जैसा आप थोड़ा सा यहाँ चले जाओ, पहले आ जाओ। अभी ये प्रोजेक्ट बड़ा हाईलाइट हुआ है, तो यहाँ पे अच्छा खासा मेन रोड खोद दिया यार। मैंने जाके वहाँ देखा, वहाँ पे पानी की लाइन पड़ी हुई है, सारी चीज़ पड़ी हुई है। मैंने इदारों में जो हमारे कोऑर्डिनेशन वाली टीम है उनसे मैंने बोला, मैंने कहा ज़रा इसकी वेरिफिकेशन करो कि मामला क्या है, ज़रा देख के बताओ। तो वहाँ जी पता चला जी, वहाँ पे उनको ना उन्होंने जो है वो उसका रोड का चालान भरा हुआ है, ना उन्होंने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के टैक्सेस वगैरह पे करे हुए। तो बात ये रोड पे कर क्यों रहे हो काम? और अगर आप कर रहे हो, चलो इदारों की नेग्लिजेंसी है, लोड ज्यादा है, नहीं पता चला, तो यार आवाम क्या कर रही है भाई? आप क्यों रोड खोद रहे हो? आपके परमिट है, कोई चीज है? नहीं कर रहे लोग यार। मतलब लोगों को खुद खड़ा होना चाहिए। मेरी गली के बाहर अगर कोई चीज खुद रही है या कोई मसला हो रहा है, कोई इश्यू है, तो उसके लिए आप खड़े तो हो। नफसा नफसी में डाल दिया है ना कोई बंदा। मैं कह रहा हूँ आप इतने बड़े मसले में टांग अड़ाने की बात कर रहे हैं, मैं 4 बंदे खड़े लड़ रहे हैं ना, एक बंदा वहां पास से गुजर रहा है, कसम खुदा की रुक के नहीं पूछते कि हुआ क्या है, गुजर जाते हैं, कोई किसी के पास टाइम ही नहीं है। गरीब कबाड़िया वाला है ना, जिसने उस पार्क की ग्रिलें खरीदी हैं, उसको तो पुलिस उठा के ले जाएगी, लेकिन वो बंदा नहीं पकड़ा जाएगा जिसने वो ग्रिलें बेची हैं। तो बात ये, आपके पार्क से ग्रिलें गायब हो रही हैं, लोहे के गेट गायब हो रहे हैं, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अच्छा, बैटरी चोर को तो आप बेचारे को रस्सी से पकड़ के मारते हो, 2,500-3 हजार रुपए की उसकी बैटरी होती है, 10,000 की हो गई होगी, उसको मारते हो। जो आपके इलाके की प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी हुई ना, बिल्कुल। वहाँ की ग्रिलें एक ना एक दिन चोरी हो रही हैं, 2 चोरी हो रही हैं, 3 चोरी हो रही हैं, चीजें लोग निकाल के लेके जा रहे हैं, आप उस पर क्यों नहीं खड़े हो रहे हो? ये इंडिविजुअली खुद से करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। जितने मसाइल हैं वो जब तक हम लोग इंडिविजुअली ठीक नहीं होंगे तब तक इन मसाइल का हल नहीं होगा। अच्छा प्रोसीजर है, देखें आप, तो टूल्स हर तरह की मौजूद हैं, हर चीज को आप हाईलाइट करो कि जी हमारे इलाके में ये प्रॉब्लम है, इन इश्यूज पे काम नहीं हो रहा। एक दिन ऐसा बनाओ कि इलाके की जो बुजुर्ग कमेटी है वो जाए, एप्लीकेशन वगैरह दे। पहले ये चीजें होती थी, इलाके के बुजुर्ग जाते थे, सब लोगों के घर में जाते थे, साइन कराते थे, फला कराते। अभी बैल बजाए नहीं जी, वो रात में आएंगे तो आप उनसे बात कर लीजिएगा, और रात में जब आते हैं तो आप जल्दी सो जाएं, वरना वो इस काम के लिए आ जाएंगे। और ये फैक्ट है, ये हकीकत बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है। जिम्मेदारी समझे ना यार, वो बेचारा एक तो जा रहा है एप्लीकेशन लेके, वो कितनी दफा तुम्हारे दरवाजे के चक्कर लगाएगा, तुम्हारा भी तो मसला है ना। बिल्कुल, तो ये खुद से करना चाहिए। ठीक है। अच्छा असद भाई, बात इस तरफ आई कि ग्रिलें बिकती हैं, बैटरियां बिकती हैं, हो रहा है सर। तो ये मेजॉरिटी जो है ना, ये वो लोग हैं जो नशे वशे की आदी हैं। ठीक है, अब बातें थोड़ा सा नशे की तरफ। नशा, हमारा जो आज का जवान है ना यार, ये मेरा एक भाई बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है, देखो अभी ये टॉपिक शुरू हुआ है और ये भाई मुस्कुरा रहा है। हम लोग एक जगह पर गुजर रहे थे और हमने आंखों से देखा था, मैं फिर उन लड़कों से 2-2, 3-3, 4-4 साल बड़ा हूँ, ये भाई उनसे फिर 5-7 साल बड़ा। आप यकीन करें 20, 21, 18, 17, 16 इस एज के लड़के खड़े हुए सुकून से पी रहे हैं। मैंने ये चीज़ देखी। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं अगर जाके इनको ये बोलना शुरू कर दूं, यार मत करो, गलत है, यार ऐसे है, यार वैसे है, तो ये मुझ पे ही चढ़ाई करेंगे, तो बेहतर है कि इनके हक में दुआ की जाए और गुजरा जाए। क्या लगता है, मैं सवाल रख दूं असद भाई, क्या लगता है हमारा जवान इन सब गलाजतों की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? क्या रीजन है? यार आप मुझे एक बात बताओ, कौन सा पॉडरी या कौन सा हीरोइन ची ऐसा है जो 10 किलोमीटर का सफर करके जाता है अपना नशा खरीदने? आप मुझे बताओ, कोई है ऐसा पॉडरी? कहीं देखा है आपने?
कि यार इसको तो हमने उस इलाके में देखा था, ये यहाँ क्या कर रहा है, कोई देखा ऐसा? अगर उसको कभी ऐसी लत लग गई तो नशे के लिए, तो फिर वो कुछ नशे भी के लिए करेगा। जानी बात अच्छा, बात मैं ये उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ जो पुलों के नीचे बैठे हैं सर। तो मैं सर वो मैं कौन आपके मेरे जैसे लड़कों, हाँ वो वो उस कौन नहज तक पहुंच गए ना। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये इनिशियल लेवल पे लड़का ये सोचता क्यों है? अब मेरी जिंदगी में 1500 गम है, मैं जाके नशे करने लग जाऊं? नहीं ना यार, यार ये आपका शऊर सर्कल क्यों अच्छा नहीं है बच्चे में? भाई, बात ये आपका सर्कल अच्छा है, अगर आपको भी ऐसा सर्कल मिल जाए तो आप भी इन्वॉल्व हो जाओगे इन सारी चीज़ों में। ये इतने हद तक जा चुका है। आप क्या समझते हो कि कुछ जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं या इस तरह के जो लोग हैं जो इन सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो अपनी खुशी से हो रहे हैं या चेस के लिए हो रहे हैं? नहीं हो रहा है भाई। उसके साथ वाला उसका बेस्ट फ्रेंड पीता है, ट्राई तो कर। ये जो ट्राई तो कर वाली बात है ना, ट्राई तो कर। अच्छा, ये तो चीज चले वो हो गई कि बहुत सी चीजें इसमें कंट्रोल हो सकती हैं, वालिदैन को पता चल गया, एक्शन ले लिया, यहाँ से उठा दिया, कहीं और शिफ्ट कर दिया, ये चीजें हो गई। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई पॉडरी या कोई हेरोइनची आपके इलाके का ऐसा नहीं है कि जो 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का सफर करके जाता होगा नशा खरीदने के लिए। वो उसको वहीं मिल रहा है, उसी जगह पे वो बैठा हुआ है, उसी पुल के नीचे मिल रहा है, उसी जगह पे मिल रहा है। तो बात ये है कि जिस इलाके थाने की जुडिक्शन में वो जगहें आती हैं, थाने क्यों उसको नहीं बोलते? ऐसा स्विच कर सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप हमारे यहाँ से आ रहे हो शारा पाकिस्तान की तरफ, तो आज आप ऐसे करके टर्न करते हो तो आपको हमेशा पुलिस मिलेगी स्नैप चेकिंग के लिए। उससे थोड़ा सा पहले जाते हो, झाड़ियाँ हैं वहाँ पे डेली बैठे हुए, और मेरे ख्याल से तो अब इजाफा ही हो रहा है, कम तो मैंने नहीं देखे। 10, 15, 20, 25 तरीके से टोले बना के बैठे हुए। तो भाई बात ये यहाँ मिल कैसे रही है? अच्छा, इनकी तादाद भी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, पुलिस कहती है कि यार हम इन्हें उठा ले तो ये हमारा सर दर्द बन जाता है, क्योंकि तो अब इन लोगों को एक काम है। प्रॉपर रिहैब की जरूरत है, अब उन लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। पुलिस उनका क्या करे यार? पुलिस उठा के उनका इलाज कराए, पुलिस का तो काम ही नहीं है। अच्छा, रिहैब भी पुलिस उन्हें डंडा मारेगी, मर जाएंगे वो, उनके अंदर इतनी बर्दाश्त ही नहीं है। देखिए, पुलिस का काम ये है कि ये चीजें अगर कोई डील कर रहा है या सेल कर रहा है तो उसको फौरी तौर पर रोकें, उसकी सप्लाई को बंद करें। पुलिस का काम इनको क्योर करना नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ पुलिसिंग के अंदर टेक्निक ये है कि पुलिस माशाल्लाह से हमारी ऑलराउंडर है। सिंध की पुलिस इत्तेफाक से ऐसी है कि वो ऑलराउंडर है। वो भाईजान बंदा पकड़ भी लेगी, चीजें भी बरामद करा देगी, सारे काम कर देगी। किसी का कोई मसला होगा तो वो भी जो है ना, वो माशाल्लाह से इतनी अच्छी रेपो है कि वो हल करा देती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप इन चीज़ों को पहले सबसे पहले रोको, और रुक गई चलो तो एनजीओ का काम है ना, जो चैरिटेबल इदारे चला रहे हैं, जो सारी चीज़ें चला रहे हैं। भाई 50,000 लाख रुपए महीने एक बच्चे की वो हैं, अगर आप किसी रिहैब में डालते हो तो 50,000 से लाख रुपए, और कोई थोड़ा अच्छा है तो 1.5 लाख रुपए। मुझे आप एक बात बताओ, मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं कर सकता यार। उसका जवान इस तरीके से मसले में आ गया है, वो ना कहीं का रहा, उसके घर की चीजें बिक गई, उसका घर बिक गया, सारी चीजें। तभी पानी से भागता है वो इंसान भी, जो इस सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है, वो भी पानी से भागता है। पानी से भागता है क्या मतलब? ये रिएक्शन है इन सारी चीजों के। तो ये जब मतलब उसको फोबिया हो जाता है पानी से? यार आप कह सकते हो, आपने देखा होगा अक्सर के लोग जो है वो गंदे संदे रहते हैं इस तरह के जो आदमी। हाँ, ये अच्छा, ये रीजन है कि नहाते वहाते नहीं है क्योंकि इनको डर लगता है पानी से। तो मतलब मैं आपको एक वो बता रहा हूँ गलत लहजे में, कि लोग समझे इस चीज को कि यार इंसान और कुत्ते में फर्क नहीं है। ओए उसका जख्म हील नहीं हो रहा। हाँ, जख्म हील नहीं होता है। तो ये जो चीजें हैं, तो भाई बात ये है कि इनके लिए गवर्नमेंट का भी काम है, या जो चैरिटेबल इदारे चल रहे हैं माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो अप्रिशिएट उन लोगों सर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है। मैं आंखों देखी बात है कि अब कहीं से गुजरते हैं ना, तो जैसे 200 मीटर के गैप पे खड्डे हैं ना, वैसे ही 1 से 1.5, 2, 3 किलोमीटर के हर गैप पे स्नैप चेकिंग भी है। तो बात को फिर भी सप्लाई आ रही है, सप्लाई तो फिर भी हो रही है ना उनको। सर देखे ना, इतने ये क्यों हो रही है, ये आप बेहतर बता सकते हैं। मैं इस पे अपनी राय तो नहीं रख सकता, जाहिर है, क्योंकि आप सोशली इस पे काम कर रहे हैं। ये है कि हमारे यहाँ माफियाज है। ओके। जब गवर्नमेंट इन सारी चीजों के ऊपर एक्शन लेती है ना, तो ये माफियाज दूसरे एंगल से ब्लैकमेल करती है। अच्छा, गवर्नमेंट के पास वैसे हमारे रिसोर्सेज कम है, बजट के वैसे ही रोने के जी यहाँ बजट नहीं है, वहाँ बजट नहीं है, तो इन चीज़ों में फिर गवर्नमेंट जो है वो कंसीडर नहीं करती, तो वो दूसरी चीज़ों को करती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस हिसाब से ये ड्रग्स का स्प्रेड हो रहा है मार्केट में, जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिहैब होने चाहिए गवर्नमेंट के, या चैरिटेबल इदारे जो इस तरीके की वर्किंग कर रहे हैं, और जो जिनके ऊपर सलाम है माशाल्लाह, बड़े बड़े सेंटर्स खोले हुए हैं। किसी ने किडनी सेंटर खोला हुआ है, किसी ने डायलिसिस सेंटर खोला हुआ है। तो यार आप हर इलाके के अंदर ना एक रिहैब तो लाजमी खोलो। ये बहुत आपने अच्छी बात की है कि जितनी इसके ऊपर समाजी पहले ही तंजीमें काम कर रही हैं। कराची, मैं समझता हूँ कराची से ये समाजी तंजीमें ख़त्म हो जाए ना, खुदा की कसम आम आदमी का बड़ा बुरा हाल हो जाए। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ,
जितना काम सोशल वेलफेयर का कराची में होता है ना सर, पूरे पाकिस्तान में किसी और शहर में मेरा नहीं ख्याल होता होगा। ठीक है, और उसकी रीज़न अगर कहा जाए कि यहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है, पॉवर्टी है, झोंपड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो वो बात किसी हद तक जो है ना, मैं उस पर कायल नहीं हो पाता हूँ, उस बात की तरफ मैं कायल नहीं हो पाता। मैं ये समझता हूँ कि कराची के लोगों के अंदर, उनके खून के अंदर ये चीज़ बिल्ट है, लोगों को हेल्प करना। कराची के बच्चे बच्चे के अंदर ये चीज़ शामिल है, दर्द रखते हैं, एहसास रखते हैं भाई, एहसास है कि कोई मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने कोई बेचारा तड़प रहा है, मचल रहा है, मर रहा है, तो मैं जाके कम से कम एड्रेस पूछ लो आप किसी कराची के बंदे, आपको छोड़ के आएगा वहां तक। ये तो बड़ी वही आप लाहौर में खड़े होकर एड्रेस पूछ के देखो, आपको 1 मिनट में पूरा शहर ना घुमा दे, फिर मुझे बताना। खैर असद भाई, अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आपके इदारे के लिए ख़ास तौर पे, कि अल्लाह ताला आप लोगों को ये हिम्मत दिए रखे और आप इसी तरह खिदमत खल्क का काम करते रहें। मेरे नज़दीक, सुहेब अहमद के नज़दीक, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, कोई काम इससे बड़ा नहीं है कि आप इंसानियत की खिदमत करते हैं। आप टूटे हुए घरों के मसले हल करवाने में किरदार अदा करते हैं। आप लोगों के लिए थाने कचहरी की धूपे से पैसे लेते हैं आप लोगों से? नहीं, आप गरीबों से कोई पैसा नहीं लेता। इससे ज़्यादा इस चीज़ का अजर अल्लाह ताला ने जो आपको देना है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको बहुत दे। अच्छा, थोड़ा सा इस तरफ आते हैं। मोबाइल दे दो असद भाई, असद भाई मोबाइल दे दो। मेरे अपने स्नैच हो चुके हैं। कौन बंदा ऐसा जिसका कराची में स्नैचिंग नहीं हुई? अगर मैं कहूँ मैं, तो ये ना हो कि तुम सुन के कल मेरा ही फ़ोन ले जाओ। लेकिन क्यों असद भाई, ऑन अ सीरियस नोट, क्यों हो रहा है ये, क्यों बढ़ रहा है? कई लोग इसके अंदर गुर्बत को कह रहे हैं कि गुर्बत है तो जी इसी वजह से ये काम हो रहे हैं। यार ऐसा भी नहीं है, बात ये है, अभी लास्ट आपने देखी होगी सोशल मीडिया बड़ी वायरल हुई थी, हज़ारों के करीब मोबाइल जो है वो अफगानिस्तान से पकड़े गए। ओके। अच्छा, हमारे पास जो सिस्टम मौजूद है, सिंध पुलिस के पास जो सिस्टम मौजूद है, वो सिस्टम ये मौजूद है कि वो आपके IMEI को ट्रैक करते हैं और IMEI को ट्रैक करके जो है ना वो देखते हैं कि अगर किसी ने कोई दूसरी सिम लगाई है तो वो दूसरी सिम का नंबर आ जाता है और फ़ोन जो है वो ट्रैक हो जाता है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि नॉन PTA फ़ोन भी तो IMEI पंच हो रहे हैं। तो जब IMEI चेंज कर दोगे तो फिर उसको ट्रैक कैसे करोगे फ़ोन को? यानी कि अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। यार आप समझो ना इस चीज़ को, देखो नोकिया 11-12 फ़ोन आता था। हाँ। उसकी PTA की ड्यूटी नहीं होती थी। हाँ। याद होगा आपको। हाँ बिल्कुल। तो वो आज जो है वो बड़े बड़े एंड्रॉयड फोन्स जो 25,000, 35,000, 40,000, 60,000 के, उस पर IMEI पंच हो रहा है हाँ। और चल रहा है और बच्चे बड़ा अच्छा वर्किंग कर रहा है। तो इन चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया गया? मार्केट एसोसिएशन आप समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी है भाई, गैर कानूनी ये है। इसके ऊपर अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं खुद इस तरह का सवाल आपके आगे रख रहा हूँ ताकि इस किस्म के फ़ोन्स यूज़ करने वालों को भी इस चीज़ का शऊर आ जाए, उन तक भी इस बात की अवेयरनेस हो जाए कि ये चीज़ गलत है और इसके नुकसानात क्या हैं। प्लीज़ इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएं। देखिए, नुकसानात तो कोई नहीं, अब पकड़े गए। अच्छा, मुझे आसान करें। देखें, मैं चाहता हूँ मेरी पब्लिक के लिए ये मुद्दा आसान होना चाहिए। वो इस तरह कि फॉर एग्जांपल एक फ़ोन आता है जी अमेरिका से इम्पोर्ट होके, मेरे कज़न ने भेज दिया भाई। अब वो नॉन PTA है, मैं उसको PTA नहीं करा रहा और मैं आसानी ढूंढ रहा हूँ, तो वो आसानी की तरफ जाने के लिए मैं एक IMEI पंच कराता हूँ। ये आप कह रहे हैं अगर आईफोन्स के अलावा जो एंड्रॉयड फोन है उस पर IMEI इजीली पंच हो जाता है। ठीक है, तो जब IMEI पंच हो जाता है तो IMEI चेंज हो जाता है, तो वो फोन ट्रैक नहीं होता है क्योंकि उसका ओरिजिनल तो वो है नहीं, ओरिजिनल IMEI है नहीं, तो IMEI लोकेट ही नहीं करेगा। उस IMEI के पीछे आप लगे रहोगे। दूसरी चीज़, जब आपका फ़ोन स्नैच होता है या कोई भी वारदात होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा थाने में एप्लीकेशन देते हो, FIR क्यों नहीं कटवाते? अच्छा, FIR ही तो कटवाने जाता है बंदा अब, लेकिन अगर FIR काटते ही नहीं है ना, वो तो बोलते हैं हाँ जी गुमशुदगी हो गई। बाइक की नहीं कटती सर। क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि दिन में 50 मोबाइल चोरी हो रहे हैं, अकाउंट रिपोर्ट ही नहीं हो रहे। FIR रिपोर्ट तो हो रही है, FIR आपके रजिस्टर में रिपोर्ट हो रही है, कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग हो रही है, उसके पीछे एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दिया गया है, तैनात किया गया है, जो आपसे पूछ रहा है जी कहाँ चोरी हुआ है, इलाके की CCTV निकाल रहा है। क्यों? डिपार्टमेंट पे लोड आएगा तो फिर ये चीजें कंट्रोल होंगी। बात ये है कि आप FIR कटवाओ। मेरा एक फोन चोरी हुआ था, छिना नहीं था। ओके, मैंने उसकी FIR कटवाई सर।
जब मैंने उसकी FIR कटवाई विद इन 2 मंथ्स मुझे वो फ़ोन मिल गया, रिकवर हुआ। सही सलामत हालत में? बिल्कुल सर, सही सलामत आदमी। वो आज तक मेरे पास है। 2019 में चोरी हुआ था और 2019 के लास्ट में ही मिल गया था। कहाँ यूज़ कहाँ हुआ ये? अगर आप समझें बेहतर तो आप उसको थोड़ा सा और बता सकते। यूज़ यहाँ हुआ कि एक बेचारे गरीब ने वो फ़ोन उठा लिया था, वो बेचारा लेकर गया मोबाइल मॉल, उसने उसका कोड अनलॉक करवाया और उसके बाद वो यूज़ करता रहा, क्योंकि उसका IMEI चेंज नहीं होता, तो IMEI ट्रैक पे लगा हुआ था। अच्छा, उसको पता ही नहीं था बेचारे को कि मैं किसी का फ़ोन उठा के यूज़ करूंगा तो पकड़ा पता जाऊंगा? था सर, ज़मीन से पड़ा हुआ फ़ोन उठा रहा है वो, या कहीं पे भी उसको मिला वो फ़ोन, वो यूज़ कर रहा है। उसमें सिम है, उसमें डेटा भी जोड़ना है सर। फोन अनलॉक है, आप फोन ऑन करके चार्ज पे लगा के छोड़ो, कॉल आएगी भाई बंदे की, हाँ मेरा फोन गिरा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप इतने होशियार हो कि आप उसका जो है वो लॉक कोड जो है वो अनलॉक कराओगे और नहीं उसको मैं यही तो कह रहा हूँ, उसने इंटेंशनली ये हरकत Intentionally की ना। ये की बिल्कुल, तो उसके अंदर इतनी अकल नहीं थी कि अगर मैं सेम फोन यूज करता रहूंगा तो पकड़ा ही जाऊंगा ना। इतना गरीब, इतना बेचारा सादा लो आदमी था। तो बस बात कहने का मकसद ये है कि आप FIR पे जाओ। FIR पे लोग जाते नहीं है, लोगों की 4-4 लाख की 3-3 लाख की बाइकें चोरी होती हैं, लोग उस पे FIR पे नहीं जाते। तो अभी जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है ना, आप इतना क्राइम रिपोर्ट कराओ ताकि रिकॉर्ड में तो हो ना, कल को पता हो डिपार्टमेंट को, इलाकाई थाने को पता हो, ऊपर अफसराने वाला को पता हो कि जी इस इलाके के अंदर 100 FIR है 10 दिन के अंदर कट गई है मोबाइल चोरी की, तो यहाँ टिकट ज्यादा लगवाओ, यहाँ स्नैप चेकिंग। अब वो थाने एप्लीकेशन का रिकॉर्ड नहीं है। एप्लीकेशन आपको जो उसने रिसीव की अपने पास रजिस्टर में रखी और आपको एप्लीकेशन दे दी, अब उसका रिकॉर्ड ऊपर जाए नहीं रहा। हाँ जी, आपसे पूछा जाएगा आपके इलाके में, आप SHO, आपके इलाके में जी कितने मोबाइल चोरी हो रहे हैं? सर जी एंट्रेंस और एग्जिट सब जगह पे हमने जवान खड़े किए हैं, चोरी नहीं हो रही है। पता चला उस इलाके के अंदर सबसे ज्यादा चोरियां हो रही हैं, लोग बैरियर की एप्लीकेशन दे रहे हैं कि खुदारा हमें बैरियर की परमिशन दे दो। और हो रहा है कराची में ऐसा, आपने देखा होगा लोगों ने जगह जगह बैरियर सब बिल्कुल 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 बिल्कुल। कुछ को परमिशन मिल रही है, कुछ को नहीं मिल रही। उनको मिल रही है जिन्होंने FIRs कटवाई। रिकॉर्ड रखो, मेरा कहने का मतलब। तो ये चीजें काफी हद तक खत्म। अच्छा, थोड़ा सा असद भाई पब्लिक को लॉ के हवाले से भी अवेयरनेस मैं ज़रूर चाहूँगा आपके एंड से मिलनी चाहिए। छोटे छोटे जो हमारे जिस तरह से स्नैचिंग के मसले पे आपने कहा कि FIR दर्ज कराओ, अपना मसला रिपोर्ट कराओ, लाजमी रिकॉर्ड में लाओ। इसी तरह रोड पे अगर हमें वार्डन रोकता है, पुलिस रोकती है, तो उसके लिए आप डिपार्टमेंटल एक्शन करवाओ। उसकी जो एप्लीकेशन है उसका नाम देखो, उसका नाम क्या है, जो कौन से इलाके का थाना है, सारी चीज़ें लो और आप अपने इलाके मुताल्ला SSP के पास जाओ, वहाँ पे एक एप्लीकेशन जमा कराओ, एक DIG के पास जाके एप्लीकेशन। कौन करेगा इतना? वो तो कहते हैं तो हम जाते ही पर्चा दे देंगे, जवान डर जाता है ऐसा बेचारा। नहीं है अभी कोई, अब इतना भी कराची के अंदर अंधा कानून नहीं है और ना ऐसे थाने, चेक एंड बैलेंस हर जगह पर है और बहुत से SHOs या बहुत से इस तरह के लोग डिसिप्लिनरी एक्शन के अंदर जो है उनको निकाला भी गया है और बहुत से लोग क्वार्टर गार्ड भी हुए हैं। सेवरल लोगों के ऊपर इंक्वायरीज भी चल रही हैं। तो डिपार्टमेंट को अगर हम एक नज़रिए से देखें तो ये काफ़ी नहीं है, बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। और मज़े की बात ये कि अब मैं अक्सर रोड से गुजरता हूँ ना, तो मुझे पुलिस के यूनिफॉर्म में ना जवान नज़र आते हैं। जवान से मुराद जो भी नई भर्तियाँ हैं, ये खूबसूरत खूबसूरत 6-6 फुट के, 5-5, 7-7, 6-6, 6.5 फुट के लंबे चौड़े पुलिस यूनिफॉर्म में देखने को मिलते हैं। बड़ी खुशी होती है। अक्सर मैं और ये मेरा दोस्त गुजर रहे होते हैं, हम रुक के सलाम करते हैं, उसकी तारीफ करके जाते हैं। तो ये चीज़ हमें हमारी कल्चर चेंज हो रहा है ना। चेंज जब आपकी एज का बंदा मिलेगा तो आपको डील करने में आसानी होगी। अभी कोई पुराना चाचा मिलेगा तो वो बोलेगा हाँ बच्चे बैठ जाए इधर, बोलोगे यार चाचा ख्याल करो, अभी ना बोलोगे यार भाई हम भी तुम्हारे चाचा बोलेगा पहले मेरा ख्याल करो। तो बड़े मतलब तो ये चीजें कल्चर चेंज हो रहा है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी अवेयरनेस है कि यार देखें आप इजीली डील कर सकते हो। क्रिमिनल बंदा जो होता है वो गिल्टी होता है, वो डील नहीं करता। हाँ बिल्कुल। अब जो न्यूट्रल बंदा है जिसके पास सारी चीजें प्रॉपर है, वो अगर जाता है तो फिर उसके साथ कोई इश्यूज नहीं होता और ये ख्याल करते हैं। एंडिंग करते हैं। असद भाई थैंक यू सो मच फॉर योर इम्पोर्टेंट टाइम और प्रीशियस टाइम जो कि आपने हमें दिया पब्लिक के लिए। मैं चाहता था कि आपकी ये बातें, आपकी ये नॉलेज जो आपके थ्रू हम डिलीवर कर सकें, अपनी ऑडियंस को कन्वे कर सकें, ये अवेयरनेस, वो सब देने के लिए सर मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इस नेक काम में रिसोर्सेज बढ़ाए और अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, सब्र दे, बर्दाश्त दे, ताकि आप इसी तरह से मखलूक की खिदमत का काम जारी रखें। और आपके पूरे इदारे के लिए बड़ी दुआएं मेरी। और इसी के साथ मुझे भी अब इजाज़त दे दो, चलते हैं और इंशाल्लाह दोबारा फिर किसी और बेहतरीन से एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफ़िज़।